Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So CUET PG 2025 पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं. आज ही ये पेपर आउट हुआ है, सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. एंड मैंने अच्छे से पेपर को एनालाइज किया है 2-3 घंटे लगा के, सो दैट मैं आपको प्रॉपर बता पाऊँ कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको चैलेंज करना है और कौन सा क्वेश्चन है जो चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, तो पेपर की अगर हम लोग बात करें तो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी सारे ईयर्स से अगर हम कंपेयर करें तो मॉडरेट लेवल था. कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चंस थे जो कंफ्यूजिंग थे. सिर्फ एक ही थिंकर मुझे लगा जो सिलेबस के बाहर था. एलियनेशन का एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन. बस वही एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ऐसा कुछ भी टॉपिक मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में. बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ डायरेक्टली सिलेबस से आई हुई हैं. ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैम कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, समझ में नहीं आया. आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन क्या है, आंसर उसका क्या है. आंसर की से मैंने टैली कर लिए हैं सारे आंसर्स, तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे लगता है कि आंसर कुछ और होगा और आंसर की एनटीए ने जो दी है उसमें कुछ और है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो और उन क्वेश्चंस को आप लोग चैलेंज कर सकते हो. जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगी और जो बिल्कुल गलत हैं और चैलेंज करने वाले हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ID मेंशन नहीं है, तो एक बार क्वेश्चन अपने जो भी PDF तुम लोग ने डाउनलोड किया होगा उससे मैच कर लेना. बाकी जो चैलेंज वाले क्वेश्चन IDs होंगे वो टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगी, तो ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, तुम लोग ये टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चैलेंज वाले जितने भी क्वेश्चन IDs हैं वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगी आफ्टर दिस सेशन. ओके, कल मॉर्निंग में मैं वो शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप चैलेंज कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल 75 क्वेश्चंस हैं और हम लोग देखते हैं कि एनटीए ने क्या किया है. ओके, so here is question number 1. The use of multiple method of data collection in the same research is known as what? Easy question है, हम लोगों ने कई बार ये question किया था कि use of multiple method of data collection होगा तो क्या होगा? Triangulation. So यहाँ पर NTA ने भी D ऑप्शन टिक किया है, तो ये क्वेश्चन एकदम सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट द टोटल लिटरेसी प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट, स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट्स complain that the problem of functional illiteracy remains in India. What is functional illiteracy? यहाँ पर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन देखो ये पूछा है कि functional illiteracy क्या होता है. Now I don't know मैंने कहाँ पर ये पढ़ाया था, या तो इग्नू सीरीज में मैंने functional illiteracy की बात की थी, या तो मैंने इसको बैच में पढ़ाया था. आई एम नॉट रिमेंबरिंग, बट मैंने कहीं तो ये चीज़ पढ़ाई थी. सो फंक्शनल इलिटरेसी का मतलब होता है लैक ऑफ रीडिंग राइटिंग स्किल्स नीडेड फॉर एवरीडे लिविंग. अगर तुम लोग फंक्शनल लिटरेसी पढ़ोगे ना, तो फंक्शनल लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल होनी चाहिए ताकि आप एवरीडे जो काम होते हैं वो अच्छे से कर सको. तो यहाँ पर एनटीए ने भी ए ऑप्शन दिया है, सो इट इज़ करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो. ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा. क्यों, अभी हम लोग देखते हैं. देखो, इन्होंने बोला है कि स्नेहा इज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट ड्रेसिंग फॉर हर फर्स्ट डे एट हर न्यू ऑफिस. स्नेहा जो है वो अपने ड्रेसिंग को लेके परेशान है क्योंकि उसका पहला दिन है अपने नए ऑफिस में. ठीक है, और वो अमेरिका की कंपनी से जापानीज कंपनी में शिफ्ट हुई है. तो वो जो वरी है वो किस बारे में है कि उसको नॉर्म्स नहीं पता, उसको लॉज नहीं पता, फोकवेज नहीं पता, या ऑफ नॉट नोइंग कलीग्स, उसको कलीग्स नहीं पता. तो अगर सोशोलॉजिकली देखो तो हम लोग जो ड्रेसिंग सेंस की बात होती है ना वो फोक वे में रखते हैं, क्योंकि नॉर्म्स में आ जाता है स्पेसिफिक गाइडलाइंस, और ड्रेसिंग वगैरह यहाँ पे देखो स्पेसिफिक गाइडलाइन की बात नहीं हो रही है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एनटीए ने आंसर जो दिया है वो है फर्स्ट वाला, यानी ऑफ नॉट नोइंग दी नॉर्म्स. बट मेरे हिसाब से आई थिंक नॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड टर्म है. यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस की बात हो रही है और हमें पता है कि जब भी इस तरह की हम बात करते हैं तो वो फोक वेज का पार्ट होता है. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स नहीं होते हैं उनको हम लोग फोक वेज कहते हैं. सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन दैट व्हाट यू गाइज थिंक. आप लोग मुझे बताना कि इसमें क्या होना चाहिए. तो ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है. ठीक है, मैं सर्किल बना रही हूँ क्योंकि एनटीए ने जो आंसर दिया है वो है फर्स्ट. थोड़ा सा और इस पर रिसर्च करना और मैं भी करूँगी. अभी थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के पास चैलेंज करने का, तो एक बार देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है. बट मेरे हिसाब से आंसर जो है वो सी होना चाहिए, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस की बात हम लोग फोक वेज में ही करते हैं. राइट, स्पेसिफिक गाइडलाइन की ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, तो नॉर्म्स तो नहीं होगा, और वैल्यूज़ कोडिफाइड लॉज होते हैं तो लॉज बिल्कुल नहीं होगा, और कॉलीग्स भी बिल्कुल नहीं होगा. तो 1 और 3 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. ठीक है,
तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करो ग्रुप में और मुझे बताओ क्या लगता है आंसर क्या होगा। कुछ देखो मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल हैं, जिनमें 2 ऑप्शंस लगेंगे कि सही हैं, बट कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल गलत हैं, तो उनको मैं 100% बताऊंगी कि चैलेंज करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी मेंटल हेल्थ इशू अमंग इंडियन वुमेन। फॉर हर स्टडी शी ओनली चूजेस वुमेन थ्रू नोन रेफरेंस। व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज यूज्ड हियर। अब यहाँ पर क्या है, लिखा है कि वुमेन चूजेस थ्रू नोन रेफरेंस, यानी उनको रेफरेंस मिल गया है और वो उसमें से चूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो है स्नोबॉल। आई थिंक टू सम लेवल दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, क्योंकि रेफरेंस की बात जो हम लोग करते हैं वो स्नोबॉल में ही करते हैं, जहाँ पर एक इंसान आपको पता होता है और वो आपको रेफर करेगा दूसरे को, और फिर दूसरा रेफर करेगा तीसरे को, तो एक तरह से रेफरेंस यहाँ पे चलेगा। देखो यहाँ पे ये नहीं पता है कि वुमेन उन लोगों को जानती है या नहीं, सिर्फ रेफरेंस की बात की गई है। ठीक है, तो इन दैट लॉजिक द आंसर शुड बी डी, और एनटीए ने भी डी ही दिया है, तो आई डोंट थिंक इसको चैलेंज करने का कोई भी मतलब है। रैंडम सिस्टमैटिक पर्पसिव ये यहाँ पे नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल था। फैमिली, चर्च, ट्रेड यूनियन, म्यूजिक क्लब, ऑल आर इंस्टेंस ऑफ व्हाट। सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई मैं बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन टिक कर दिया सिर्फ फैमिली को फोकस करते हुए, बट चर्च, ट्रेड यूनियन, म्यूजिक क्लब, इसको हम लोग एसोसिएशन में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन दोनों में आ सकती है। ओके, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो फैमिली प्ले करती है। अब देखो एकदम लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर एसोसिएशन है तो अगर सिर्फ फैमिली पूछता है यहाँ पे तो फिर एसोसिएशन हम नहीं टिक करते, बट क्योंकि साथ में और भी चीज़ें लगी हुई हैं तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट होगा वो है एसोसिएशन। ठीक है, और मैंने सब जगह सर्च किया था और बहुत सारे टेक्स्ट में मुझे ये चीज़ मिली थी कि फैमिली जो है उसको हम लोग इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन दोनों बोल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी सी, दैट इज एसोसिएशन। ओके, now, question number 6. Which ontological position asserts that social phenomena and their meaning have an existence independent of social actor? इसमें से कौन सा ऐसा you can say theory है, perspective होता है जो हमें ये बताता है कि कैसे जो social reality है वो अपने आप में exist करती है, वो किसी individual की बनाई हुई नहीं है, यानी जो social actors हैं उनसे वो reality इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, ऑब्जेक्टिविज्म। बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिविज्म में हम लोग चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, जैसे हम लोग साइंस में यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर हम सोशल एक्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे तो यानी हम सब्जेक्टिविज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑब्जेक्टिविज्म। मैनी स्टूडेंट्स विल से कि मैम यहाँ पे पॉजिटिविज्म भी हो सकता है, बट नहीं, अगर तुम लोग ये एग्जैक्ट डेफिनेशन भी सर्च करोगे ना तो आंसर ऑब्जेक्टिविज्म ही आएगा। So the correct answer is D. Okay. Now, question number 7. Which among the following influences demographic change? अब यहाँ पर demographic change के बारे में question है। Fertility, acculturation, mortality, migration। अगर थोड़ा भी कभी NCERT वगैरह पढ़ा होगा तुम लोगों ने या बेसिक्स पढ़े होंगे तो ये चीज़ पता है कि एकल्चरेशन डेमोग्राफिक स्टडीज़ में नहीं आता है। सो डेमोग्राफिक चेंज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एकल्चरेशन कहाँ से आ जाएगा। जब भी हम लोग पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, डेमोग्राफी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फर्टिलिटी के बारे में हम देखते हैं, मॉर्टिलिटी के बारे में देखते हैं, माइग्रेशन के बारे में देखते हैं, बट एकल्चरेशन की बात हम नहीं करते हैं, राइट। कि कैसे एक कल्चर दूसरे सोसाइटी में कैसे मूव हो रहा है, ये सब बातें हम स्प्रेड वगैरह कैसे हो रहा है इस पर बात नहीं करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए सी डी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एनटीए ने भी सही आंसर दिया है, सो इट इज करेक्ट। Okay. Now, next question is question number 8. Which of the following concept is measured by level of involvement with religious organization, the social and material influence of religious organization, and the degree to which people hold religious beliefs? तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? देखो, ऐसा कौन सा इसमें से कॉन्सेप्ट है जो मेजर करता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, रिलीजियस बिलीव्स का, राइट। ये सब चीज़ें किस में आएंगी? संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज डी। रिलीजन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सेक्युलराइजेशन होगा, जहाँ पर हमारे जो रिलीजियस बिलीफ हैं वो कम रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। एंड बाकी के यू ऑल नो, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन सब आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड ही था, राइट।
Now, question number 9. The ghettoization of Jews in Europe is an example of what? Ethnic discrimination, community discrimination, regional discrimination या genocide. So यहाँ पर जो correct option है वो है A. Ethnic discrimination is the correct answer because ghetto में हम लोग देखते ही हैं कि ghetto का मतलब क्या होता है, एक ऐसी place जहाँ पे same race या फिर same ethnicity के लोग रहते हैं, right? और यहाँ पे ghettoization का मतलब क्या है कि कैसे दे आर सेग्रीगेटिंग Jewish people ड्यू टू देयर एथनिक आइडेंटिटी, यानी एथनिक आइडेंटिटी की वजह से कैसे उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है, राइट? सो यहाँ पर एथनिक डिस्क्रिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर. ओके, now question number 10. Which of the following factor have led to the forced displacement of forest dwellers in India? Now I don't know ये इन्होंने कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया है. दिस इज कम्प्लीटली नॉट इन योर सिलेबस. कहीं पर भी इन्वायरमेंट का कुछ भी मेंशन नहीं है. तो अगर इस तरह से क्वेश्चन एनटीए दे रहा है तो तुम लोग सोच सकते हो कि इनका क्या लेवल है और ये क्या कर रहे हैं, राइट? मुझे लग रहा है सोशल वर्क से उठा के इन्होंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है. देखो, कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको फोर्सफुली वहां से हटाया जाता है, ये किन फैक्टर्स की वजह से होता है? डैम्स, माइनिंग, एजुकेशन, डिक्लाइनिंग एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बी एंड डी, यानी ए वाला जो आंसर है वो करेक्ट है. एजुकेशन से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है? सो ए, बी, डी इज करेक्ट आंसर और एनटीए ने भी यही आंसर चूज किया है, सो इट्स करेक्ट. सो अभी तक देखो 10 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है जो हम लोगों को डाउटफुल मिला है, वो है नॉर्म्स वाला, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 11. विच अमंग दीज रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री? सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री के बीच का डिफरेंस पूछा है, रिलेशनशिप पूछा है. देखो, पहला स्टेटमेंट है कि हिस्टोरियंस डिस्क्राइब यूनिक इवेंट्स, सोशोलॉजिस्ट प्रोवाइड जनरलाइजेशन. बिल्कुल सही है. हम लोग सोशोलॉजी में चीज़ों को जनरलाइज करते हैं जबकि हिस्ट्री में हम लोग यूनिक इवेंट्स पे बात करते हैं. सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी रेडिकली सेपरेटेड. सोशोलॉजी और हिस्ट्री जो है आपस में सेपरेट नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते. तो ये बिल्कुल सही है, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं, राइट? Next is sociologists use historical data while historians have no use of sociological data. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि सोशोलॉजिस्ट हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करते हैं और हिस्टोरियंस भी सोशोलॉजिकल डेटा को यूज़ करते हैं. तो सी जो है वो गलत है, बिल्कुल भी सही बात इन्होंने यहाँ पे नहीं की है. हिस्टोरियंस आर कंसर्न विद इंटरप्ले बिटवीन पर्सनैलिटी एंड मासिव सोशल फोर्सेज, जबकि सोशोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद सोशल फोर्सेज देमसेल्फ. तो ये भी बिल्कुल सही है. जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो अलग अलग हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रही हैं उन पर बात करते हैं. सो इट इज़ करेक्ट. ओके, सो ए, बी एंड डी इज़ योर करेक्ट आंसर. सो यहाँ पर भी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा और आंसर की में भी आंसर जो है वो सही दिया हुआ है. ओके, now, question number 12. A foreign brand serving chicken tikka ball in its outlet in India is an example of what? अगर एक चिकन टिक्का बॉल एक फॉरेन ब्रांड इंडिया के आउटलेट्स में सर्व कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, एसिमिलेशन या फिर कल्चरल इंटीग्रेशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ग्लोकलाइजेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है. एनटीए ने भी यही चूज किया है और ये दिया है किसने? वी ऑल नो इट इज रॉलैंड रॉबर्टसन. ओके, जहाँ पे कोई भी ऐसी ग्लोबलाइज चीज़ जो है वो लोकल एरिया के अकॉर्डिंग जब कन्वर्ट हो जाती है उसे हम लोग ग्लोकलाइजेशन कहते हैं. ओके, now question number 13. Which form of social organization is central to Durkheim's functionalism? So we all know Emile Durkheim talks about normal and pathological social organization. So C option जो है वो correct है और NTA ने भी यही दिया है. Okay, now question number 14. It is understood that an increase in elderly population will increase the pressure of caregiving in society. Now what do you understand by caregiving in this context? अच्छा, तुम लोग देखो अगर ध्यान से ना, तो मैंने जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इग्नू सीरीज में बनाए थे, करवाए थे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो उसी लेवल के हैं कि आपसे व्हाट बहुत ज़्यादा पूछा गया है. ये चीज़ देखना, आने वाले क्वेश्चंस में भी हर क्वेश्चन में व्हाट पे बहुत फोकस किया है कि व्हाट इज़ दिस, है ना, व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हाट इज़ नॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत दिखेंगे अभी. ठीक है, देखो केयर गिविंग का सिंपली मीनिंग पूछा है. ठीक है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोविजन फॉर एल्डरली केयर, informal and unpaid care provided by family members, relatives or friends,
इंक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर एल्डरली, इंक्रीज्ड मेडिकल इनोवेशन रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल इंडस्ट्री। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि अगर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सोसाइटी में जो केयर गिविंग का प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, राइट। सो केयर गिविंग क्या होता है, केयर गिविंग का मतलब है इट इज इनफॉर्मल ना, किसी के लिए अगर आप केयर कर रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पेड केयर ही हो, इट कैन बी अनपेड केयर प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेंबर, रिलेटिव और फ्रेंड, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी। सो एनटीए ने भी बी दिया है, सो इट इज करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ किनशिप कैटेगरी, इसमें से कौन सा है जो किनशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा। गोत्र, बिरादरी, कुटुंब। नाउ वी ऑल नो कि यहाँ पर गोत्र जो है वो एंसेस्ट्री से रिलेटेड होता है, देन बिरादरी जो है वो आई थिंक फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इससे रिलेटेड होता है। कुटुंब को हम लोग फैमिली भी कहते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी जजमान, क्योंकि जजमान किनशिप में हम लोग नहीं देखते हैं, राइट। और एनटीए ने भी सही आंसर दिया है। Question number 16, what according to Max Weber is defining social character of modern industrial society? So modern industrial society के context में Max Weber क्या term use करते हैं, industrialization, rationalization, institutionalization या capitalism? Easy question है। We all know that Max Weber rationality, rationalization इसके बारे में कितना ज़्यादा बात करते हैं, राइट। सो आई थिंक ये क्वेश्चन तो सबने ही कर लिया होगा। देखो थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं और मैं हमेशा कहती हूँ थिंकर्स के पीछे दिमाग मत लगाओ, तुम लोग पता नहीं क्या 26 थिंकर्स नेट के करे पड़े हो और देखो वहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं। थिंकर ओरिएंटेड क्वेश्चन मुझे तो सिर्फ मैक्स वेबर, एमाइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स के कुछ हैं, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ थिंकर आएगा ये अपने दिमाग से हटा दो। क्वेश्चंस गलत कौन से होते हैं हमेशा सीयूईटी पीजी के पेपर में, डेविएंस से क्वेश्चन गलत, नॉर्म्स का कोई क्वेश्चन आ गया तो गलत। सो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सोशल कंट्रोल का क्वेश्चन आ गया गलत, मोस्टली यही वाले क्वेश्चंस गलत करके आते हैं सब, ठीक है। तो प्लीज़ अब जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तुम लोग ये चीज़ अपने दिमाग से हटा देना कि थिंकर का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है सीयूईटी पीजी में, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स क्या करते हैं वो फोकस करते हैं थिंकर्स पे और वो नेट के साथ सीयूईटी पीजी को पढ़ाते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली हेल्पफुल। हर एग्जाम की अलग अप्रोच होती है तो उसी को फॉलो करना चाहिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेंडर्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। जेंडर्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी रेट या फिर इंक्रीज इन मैरिजेबल एज। सो जेंडर्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट का क्या मतलब है, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा ना। यहाँ पर फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि वुमेन जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वर्क में बढ़ेगा, फर्टिलिटी रेट जो है वो रिड्यूस होगा, इंक्रीज इन मैरिजेबल एज यानी मैरिज की जो एज है वो बढ़ाई जाएगी। अब आई थिंक यहाँ पे जो आंसर है वो होना चाहिए बी, दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अगर हम जेंडर देखें तो यही है कि वुमेन जो है उनका वर्क रेट जो है वो बढ़ जाता है। सो आई थिंक द आंसर शुड बी बी एंड एनटीए ने भी बी ही चूज किया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन सही है, ओके। Now, question number 18. Which of the following statement are applicable to industrialization in India? यहाँ पर industrialization से question है, देखो, it is a structural shift. It is induced through colonialism. It denotes movement of people. It denotes no change in nature of family structure. Easy question है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ए बी सी तीनों ही आ सकते हैं, बट फैमिली स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। सो ए बी सी विल बी मोस्ट सूटेबल आंसर। और इस क्वेश्चन में भी आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, डी ने भी सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीन एज अ कॉन्क्रीट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सो यहाँ पर देखो क्या है, कॉन्क्रीट इम्पैक्ट पूछा है, ऐसा इम्पैक्ट जो प्रॉपर विजिबल हो, आसानी से हमें दिख सके, ठीक है। वीकनिंग ऑफ किनशिप टाइज, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब कि अर्बनाइजेशन के बढ़ने से कौन सा ऐसा इम्पैक्ट है जो हमें विजिबल दिखता है या यू कैन से ईजिली विजिबली दिखता है, ठीक है। रिड्यूस डाउरी बर्डन, enlarged boundaries of endogamous marriage, reorganized gender division of labor. What will be the correct answer? Now इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे करेक्ट हो सकती हैं। कुछ लेवल पे वीकनिंग ऑफ किनशिप टाइज भी सही हो सकता है क्योंकि अर्बनाइजेशन की बढ़ने की वजह से हमें ये चीज़ दिखाई देती है।
है ना। डाउरी बर्डन तो अभी भी सेम है, तो ये तो नहीं होगा। बट इन लार्ज बाउंड्रीज ऑफ इंडोगेमस मैरिज, आई डोंट थिंक ये भी होगा, क्योंकि विद इन ग्रुप वाला जो सिस्टम है वो अब अर्बनाइजेशन के बढ़ने से तो कम होता है ना, आप अपने से बाहर वाले ग्रुप में भी शादी कर सकते हैं। सो एक्सोगैमी और ज़्यादा दिखाई देती है हमें, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी इधर 1 और बी, क्योंकि अर्बनाइजेशन के बढ़ने से हमें जो चीज़ दिखती है वो है किनशिप टाइज वीकन होते हुए दिखते हैं, और दूसरा हमें जेंडर डिविजन ऑफ लेबर दिखता है। बट आई डोंट नो वाई दे हैव गिवन सी आंसर, एनटीए ने यहाँ पे सी आंसर दिया है, तो ये क्वेश्चन भी मैं डाउट में रखूंगी, ठीक है। इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि ए हो सकता है या डी हो सकता है, तब मैं तुम लोगों को बता पाऊंगी कि ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि एनटीए ने सी आंसर दिया है। ओके, now question number 20, which one of the following is not a characteristic of usable hypothesis? now ये question तो मैंने कराया है कई बार, conceptual clarity, empirical verifiability, lack of theoretical orientation and specificity. so the correct answer here is C, of course। अगर theoretical orientation ठीक से नहीं होगा तो फिर hypothesis कहाँ पे लगेगा, right? so the correct answer will be C, और एनटीए ने भी इसका आंसर सही दिया है। Now, question number 21. Vasti hin is derived from which of the field? Again, easy question. Hermeneutics is the answer. इसमें कुछ भी doubtful I don't think होगा, सब कुछ मैंने ये foundation batch में पढ़ाया था। Vasti hin hermeneutics से related है, right? And what is hermeneutic? It is study of interpretation, और interpretative sociology में ही ये सब पढ़ाया जाता है, मैंने ये सब बताया है आप लोगों को। Now, question number 22, which of the following is an informal process of social control? Spreading rumor, imprisoning, imposing fines, या फिर identifying madness? Now, यहाँ पर informal process of social control की अगर हम बात करें तो किसी के बारे में rumor फैलाना could be a kind of informal type of social control, ठीक है। देखो, imprisonment, imposing fine, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी एकदम फॉर्मल। और रही बात लास्ट ऑप्शन की, दैट इज आइडेंटिफाइंग मैडनेस, तो वो तो ना फॉर्मल में आ रहा है ना इनफॉर्मल में आ रहा है, सो ये तो एकदम गलत ही ऑप्शन है, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी 1, दैट इज स्प्रेडिंग रूमर। Now, question number 23, what is interpretative sociology? The study of society that focuses on social change, study of society that focuses on interpretation of institution, study of society that focuses on meaning people attach to their social world. So 3 is the correct answer. I don't think इसमें कुछ भी explain करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही आंसर है, right? मैंने पढ़ाया है आप लोगों को interpretative sociology। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, देखो कुछ ऑथर्स हैं, कुछ बुक हैं, कितनी इजी बुक आई थी। हेनरी मेन की बुक मैंने आप लोगों को टेस्ट में दी थी, आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर। सो हेनरी मेन की जो बुक है दैट इज विलेज कम्युनिटी इन ईस्ट एंड वेस्ट, एमाइल दरखाइम की बुक है सुसाइड, इरावती कार्वे की युगांता, एंड पीटर बर्जर की बुक है सैक्रेड कैनोपी। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इसमें से कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आता है। एक तरफ मैंने आपको एक चार्ट दिया था जिसमें एक तरफ प्रोबेबिलिटी है सैम्पलिंग का, एक तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी है, राइट? और मैंने सारे आपको एक्सप्लेन भी किए थे। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें से कौन सा है? ए, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। कन्वीनियंस, कोटा, चेन, ये सब किस में आएगा? नॉन प्रोबेबिलिटी में। ओके, सो सही क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर विल बी ए। Now, question number 26, which of the following is not an institution? इसमें से कौन सा है जो institution नहीं है? Now, this question was very much in doubt. बहुत सारे doubts हैं इस question में, क्योंकि आंसर जो एनटीए ने दिया है वो है थिएटर यहाँ पर, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बोला है, और ऐसा क्यों है मैं ये भी बताती हूँ। देखो, प्रॉपर्टी को पहले तो ये चीज़ क्लियर रखो कि मैरिज और रिलीजन तो नहीं होगा। डाउट किस में है? प्रॉपर्टी और थिएटर में। नाउ प्रॉपर्टी को एक थिंकर हैं जिनके बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला, उनका नाम है इरविंग हैलोवेल, जिन्होंने ये बोला था दैट प्रॉपर्टी इज एन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने पूरा काम किया है इस पर, ठीक है। सो उस लॉजिक से प्रॉपर्टी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बट अगर हम और इस पे रिसर्च करें तो थिएटर भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पे भी काम किया है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर ये चारों ही जो हैं वो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आई थिंक इट इज़ रॉन्ग एंड इट शुड बी चैलेंज्ड, ठीक है। मैं आपको इसका जो आईडी है क्वेश्चन का वो बता दूंगी, सो देख लेना तुम लोग। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्योंकि चारों ही जो है वो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ सकते हैं, इवन थिएटर ऑल्सो। ओके, now question number 27,
कुछ थ्योरी है, कुछ थिंकर है, उनको मैच करना है, इजी है। मिडिल रेंज थ्योरी रॉबर्ट के मर्टन, लेबलिंग थ्योरी की बात करते हैं हार्वर्ड बेकर, डायड एंड ट्रायड जिमिल, डी स्कूलिंग इवान इलिच। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, इजी क्वेश्चन। द रिमेंबर्ड विलेज बुक है एम.एन. श्रीनिवास की। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन किसी ने भी गलत किया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ सुसाइड है जो दुर्खाइम का है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सुसाइड यूट्यूब पे ही पढ़ा रखे हैं। एलियनेटिंग नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। एलियनेटिंग की जगह कौन सा होगा? फेटलिस्टिक। सो अनोमिक, ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक विल बी योर आंसर, ए सी डी। ओके, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें चैलेंज करने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पर देखो मैच कर लेते हैं। पहले तो करेक्ट आंसर टिक कर लेते हैं जो कि है ए। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। वैलिडिटी का क्या मतलब है? इट इज एक्चुअली मेजरिंग एग्जैक्टली व्हाट इंटेंड्स टू मेजर। ओके, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप इन विच टू और मोर वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। एंड मेजरमेंट का मतलब होता है अ प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, यानी कि ए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये क्वेश्चन भी गलत है। इस क्वेश्चन में देखो क्या प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द आइडियल फिलियल फ्रेटर्नल सॉलिडारिटी ऑफ द फैमिली इन इंडिया? सो अगर इसके बारे में सर्च करोगे ना तो बहुत ईजिली तुम लोगों को एक बुक मिल जाएगी, आई थिंक सेकंड थर्ड पेज पे ही मिल जाती है, जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि फिलियल फ्रेटर्नल सॉलिडारिटी जो है वो इंडियन फैमिली में जो होती है वो जॉइंट फैमिली में होती है, यानी जॉइंट रेजिडेंस में होती है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, बट इन लोगों ने क्या दिया है? इन लोगों ने बी दे रखा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन गलत है, इसको तुम लोग चैलेंज कर सकते हो। ओके, मैं क्वेश्चन आईडीज जो है वो शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी। आफ्टर दिस सेशन सबसे पहले मैं यही करूंगी मॉर्निंग में। ओके, now, question number 32. Young boys and men in India are often discouraged to take up humanities and apply for jobs as school teachers. What is this process happening here? लिखा है कि यंग बॉय और मेन जो है इंडिया में वो डिस्करेज किए जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए। उनको बोला जाता है कि आप लोग ह्यूमैनिटीज़ मत लो। अब इसका क्या मतलब है? कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर, या फिर इनफॉर्मल और फॉर्मल सोशलाइजेशन ऑफ बॉयज। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्यों? क्योंकि कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ जेंडर की यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हमारा कल्चर ही ऐसा बना हुआ है, कैसे हमारा कल्चर रिप्रोड्यूस करता है हमारे जेंडर रोल्स को। और इस बारे में एक्चुअली में बात की है थिंकर ने, जो कि है बोर्ड्यू। ओके, सो इस लॉजिक के साथ द करेक्ट आंसर विल बी ए। डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है कि यू आर अ गर्ल यू कैन नॉट डू दैट, यू आर अ बॉय यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, बस ये है कि यंग बॉयज़ और मेन को शुरू से ही डिस्करेज किया जाता है कि वो ह्यूमैनिटीज़ ना लें। ओके, सो ये क्या है? ये कल्चरल रिप्रोडक्शन है, बचपन से ही सिखाया जा रहा है, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। Now, question number 33. Which of the following aptly describes Sanskritization as a process? संस्कृताइजेशन से दो क्वेश्चंस आए हैं आई थिंक 2025 के पेपर में। देखो, रिफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन, रिफॉर्मेशन बेस्ड ऑन वर्ना मॉडल, रिफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, या फिर एडॉप्शन ऑफ डोमिनेंट कास्ट कल्चर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। यहाँ पर क्यों होगा डी? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कास्ट का जो कल्चर है उसकी चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। जो भी हमारी कास्ट डोमिनेंट होती है उसकी चीज़ों को हम एडॉप्ट करते हैं, राइट? हम उसकी चीज़ों को अपने कल्चर का पार्ट बना लेते हैं, बट हमारा कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, हमारा कोई वर्ना मॉडल में चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई ट्रेडिशन में हमारे इतना चेंज नहीं होता है, बस हमारा क्या है कि कल्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि जो भी डोमिनेंट कास्ट होती है, जैसे वो खाती है वैसे हम खाते हैं, है ना? हमारा टेस्ट वैसा हो जाता है, हमारा सोचने का तरीका वैसा हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हैबिट्स एंड यू कैन से बिहेवियर में चेंजेस हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। और CUET PG की जो आंसर की है उसमें भी डी है, तो NTA ने भी सही आंसर दिया है। ओके, now question number 34 देखो, data show that a higher percentage of old women are abundant in India than old men. What can be the factor behind this phenomena? ओल्ड वुमेन जो होती है इंडिया में उनको अबंडन कर दिया जाता है, इसका मेजर रीजन क्या है?
जेंडर एंड वर्क, जेंडर एंड फैमिली, जेंडर एंड प्रॉपर्टी या फिर जेंडर एंड हेल्थ। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी। और एनटीए ने भी बिल्कुल सही दिया है। ये जो अबंडनमेंट होता है ना, ये प्रॉपर्टी की वजह से होता है, क्योंकि जो वुमेन होती है उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए उसको अबंडन किया जाता है। बट ओल्डर मेन जो होते हैं उनके पास सारा प्रॉपर्टी, सारे राइट्स होते हैं, एंड दैट इज वाई they are not abundant. Okay, please remember. Now question number 35, match the following है, तो मैच कर लेते हैं। We all know that Wilfredo Pareto talks about circulation of elite। सबसे इजी जो है पहले वही मार्क करेंगे। रैटक्लिफ ब्राउन बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। अब देखो डी का 4 और सी का फर्स्ट किस में है, सो डी का 4 इसमें है और सी का फर्स्ट इसमें है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। पार्क एंड बर्जेस जो है वो बात करते हैं टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल के बारे में, और फर्डिनेंड टॉनिस वी ऑल नो ही टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 36 इजी क्वेश्चन है। किनशिप सिस्टम पे किसने स्टडी किया था? वी ऑल नो इट्स इरावती कार्वे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को। Question number 37. In the past, India has experienced separatist movement like that of ULFA. What is separatism? Separatism क्या होता है आपसे यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, नॉट दैट मच कि आप इसको चैलेंज कर दो, बट हाँ थोड़ा मुझे डाउटफुल है ये क्वेश्चन। क्या है देखो, सेपरेटिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक जगह के लोग ना सेपरेट यू कैन से स्टेट की या सेपरेट जगह की डिमांड करने लगते हैं। जैसे अगर कल को मैं कहूँ मुझे अपना सेपरेट रिलीजन बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेपरेटिज्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मुझे अपना एक अलग ही देश चाहिए, तो ये भी सेपरेटिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। विड्रॉल फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप बिकॉज ऑफ पास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये बिल्कुल सही है। ये तभी होता है जब लोगों को कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और ये डोमिनेंट ग्रुप की तरफ से होता है, ठीक है। विश टू बिल्ड अ सेपरेट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये दो तो बिल्कुल करेक्ट है। सो ए और बी जहाँ पे है वो तो बिल्कुल होगा, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। सो ए और बी जहाँ है वो वाले ऑप्शन जरूर होंगे, तो सेकेंड और फोर्थ में कुछ ना कुछ सही होगा। अब एनटीए ने जो आंसर देखो सही दिया है वो है सेकंड, ठीक है। उन्होंने कहा है ABC, यानी लैक ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से पीपल कैन डिमांड सेपरेटिज्म, या दे कैन डिमांड सेपरेट स्टेट और सेपरेट कल्चर और वट एवर, दे कैन डू दैट बिकॉज कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं होता है, लोगों के बीच में कल्चर लैक कर रहा होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, तभी तो वो लोग सेपरेट का डिमांड करेंगे। सो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, बट एनटीए ने सी लिखा है। अब यहाँ पे सब कल्चर की क्या ही बात है, सब कल्चर तो ऐसे भी होता है, हमारे आसपास डोमिनेंट और माइनॉरिटी के बीच में भी सब कल्चर होता है। सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 4। नाउ आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन डाउट, यू गाइस हैव टू टेल मी कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर और थोड़ा सर्च करूंगी, इन केस मुझे सेपरेटिज्म के नोट्स में कुछ अलग मिल जाता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, बट अभी के लिए आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। टुमारो आई विल सी कि इसके बारे में क्या हो सकता है। जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन होंगे ना उन पर कल हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में, ठीक है। Now, next question, easy question. Tradition of field work in social anthropology. The correct answer is C, that is Malinowski. Question number 39, again easy. Case study aims at what? So we all know it is detailed descriptive analysis. ये question तो बहुत बार आ चुका है। Question number 40, again easy question. Which of the following concept was used by Maxim Marriott and Milton Singer to study social change in India? Westernization and modernization, industrialization and modernization, little tradition and great tradition, या फिर structure and function. So here the correct answer is C, that is little and great tradition. We all know it is an easy concept, right? क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल? ये भी इजी क्वेश्चन था। अब इम्पर्सनल और रोल इनैक्टेड ऐसा तो नहीं होता है, स्टेटस सोशल होता है, रोल पर्सनल होता है, ये भी गलत है। स्टेटस इज अ सोशल पोजीशन एंड रोल इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन दैट पोजीशन, ये एकदम सही है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम 12th क्लास लेवल। क्वेश्चन नंबर 42, पार्सन का सोशल सिस्टम थ्योरी जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ फंक्शनल प्री रिक्विजिट की बात इन्होंने की है, तो यहाँ पर आपको बस उसी को क्रोनोलॉजी में करना था, हायर ऑर्डर में करना था। सो अजील मॉडल की यहाँ पे बात हो रही है। सो सबसे पहले अडेप्टेशन आ जाएगा, फिर गोल अटेनमेंट आ जाएगा। सो डी पहले, बी बाद में, देन ए सी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। ओके,
Question number 43. Which one of the following cannot be the reason for increasing rates of unemployment? Economic recession, doctrine of karma, lack of innovation, shift in government policy. अब क्या बोलूँ मैं, इसमें एनटीए ने क्या सोच के ये क्वेश्चन बनाया है? आई हैव नो क्लू. कर्मा की वजह से आपको जॉब नहीं मिलती है क्या? What are you doing, एनटीए? Now, question number 44. Which among the following is not a possible cause of drug abuse in India? इसमें से कौन सा है जो possible cause नहीं है drug abuse in India? Okay. Now, disintegration of family system, availability of drugs, stress and strain of urban lifestyle, poverty and unemployment. देखो यहाँ पे जो cause दिया गया है एनटीए ने जो दिया है आंसर वो दिया है बी, दैट इज ड्रग्स की अवेलेबिलिटी एक कोई पॉसिबल कॉज नहीं है. बट मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो नोट्स पढ़े उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि बहुत आसानी से ड्रग्स अवेलेबल होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बहुत हाई वाले ड्रग्स हों जो इलीगल होते हैं, बट कई इस तरह के ड्रग्स भी होते हैं जो लोग करते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाइटनर का भी लोग वाइटनर को भी एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, राइट. सो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स तो मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि इंडिया में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारे तो लीगल भी हैं, इसलिए ड्रग अब्यूज़ होता है. यहाँ पर आई थिंक डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि फैमिली में प्रॉब्लम होगी, डिसइंटीग्रेशन होगा तो ड्रग अब्यूज़ होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है. बाकी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग फोकस कर सकते हैं. सो आई विल कीप दिस क्वेश्चन इन डाउट क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है. जैसे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव हैं, तो ये वाला क्वेश्चन उस कैटेगरी का है जहाँ पे ऑप्शन ए आई थिंक सही होना चाहिए, बट एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है वो है सेकेंड. सो इफ़ यू गाइज वांट तो तुम लोग ग्रुप बना के और इसको चैलेंज कर सकते हो. मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. आइडेंटिफाई अ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस ट्राइबल एंड कास्ट सोसाइटी. सिंपली आपको ट्राइब और कास्ट का डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है, तो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे था ना वो है ए. क्यों, मैं बताती हूँ. देखो, एथनिटिक किनशिप बॉन्ड्स, क्लैंस आर मोर सिग्निफिकेंट. सो ट्राइबल सोसाइटी में क्लैंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एथनिटिक किनशिप बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कास्ट में ऐसा नहीं होता है. सो यही मेन यहाँ पर यू कैन से स्टेटमेंट है जो ट्राइबल सोसाइटी को कास्ट सोसाइटी से डिफरेंट करता है. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस. बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में मैंने देखा था, तो आई थिंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं बता रहा है. ठीक है, जो मेन डिफरेंस बता रहा है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. कुछ बुक्स हैं और कुछ ऑथर्स हैं. सो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन इज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. ब्यूटी मिथ इज अ बुक written by Naomi Wolf. Second Shift is a book by Early Hochschild, and Second Sex is a book by Simone de Beauvoir. So these are important book, right? बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन. The correct answer is B. Okay. क्वेश्चन नंबर 47. अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन है. तो ये चीज़ मैंने देखी है कि CUET PG में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट और उनके मीनिंग पूछे गए हैं, राइट. सो क्या होगा इसका आंसर बताओ. द करेक्ट आंसर इज बी. बिल्कुल सही है. CUET PG की जो आंसर की है उसमें भी ये सही दिया हुआ है. ठीक है, मैच कर लेते हैं. कल्ट का मतलब क्या होता है? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लार्जली आउटसाइड अ सोसाइटीज कल्चरल ट्रेडिशन. ओके. राइट्स का मतलब क्या होता है? कुछ सेरेमोनियल एक्शंस, रिलीजियस बिलीफ. सिविल रिलीजन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ क्वासी रिलीजियस लॉयल्टी बाइंडिंग इंडिविजुअल्स इन सेक्युलर सोसाइटी. फंडामेंटलिज्म का मतलब क्या होता है? अ रिलीजियस डॉक्ट्रिन दैट इज इन फेवर ऑफ रिस्टोरिंग द ट्रेडिशनल एलिमेंट ऑफ रिलीजन. ओके, सो बाकी सब सही है, आंसर भी इसका सही दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. What according to Weber influenced the rise of modern capitalist वेस्ट एज अपोज टू ईस्ट. यानी कह रहे हैं कि ये जो कैपिटलिज्म हमें मॉडर्न कैपिटलिज्म दिखा वेस्ट में, ये क्यों दिखा? इतना ज़्यादा ईस्ट में तो नहीं दिखा. तो उसका रीज़न क्या था? क्यों इन्फ्लुएंस हुआ? साइंस की वजह से, रिलीजियस एथिक की वजह से, टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेसी ना. यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्रामर वाली एरर है, बट आंसर जो एनटीए ने दिया है वो इसका सही है. वी ऑल नो रिलीजियस एथिक्स की वजह से ऐसा हुआ था, राइट. प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यू ऑल नो. Question number 49. A job advertisement states the job involves lot of outstation travel. Male applicants are specifically encouraged to apply. तो ये क्या है? It is gender discrimination कि बाहर जाने वाली जॉब है इसलिए सिर्फ मेल लोग ही अप्लाई करें, राइट. सो ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. ओके, मैंने आप लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सब पढ़ाया था. आई होप यू गाइज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नाउ इस क्वेश्चन को देखो. क्वेश्चन नंबर 50.
यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। देखो, एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द ट्रेड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिलीज इन जजमानी सिस्टम। इसमें से हमें जो फैमिलीज होती हैं जजमानी सिस्टम में उनके ट्रेड्स को देखना है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगाया था, मुझे याद है आई थिंक 20-25 मिनट्स मैंने इस क्वेश्चन को सर्च करने में लगाए थे बिकॉज आई वांटेड टू बी श्योर। ड्यूरेबल, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे ड्यूरेबल होगा क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है जजमानी सिस्टम में वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मल्टीपल भी होगा क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज से हो सकता है। कन्फ्यूजन यहाँ पे थी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में, राइट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं यहाँ पर इंक्लूसिव नहीं होगा। जजमानी सिस्टम में इंक्लूसिविटी की कोई बात नहीं होती है, सबको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे अर्बन फैमिलीज की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो वो तो नहीं आ जाएंगी, राइट? सो ए, बी एंड डी ही होगा इसका आंसर। ओके, प्लीज रिमेंबर। और एनटीए ने भी ये सही दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 51, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, मिसयूज ऑफ पावर, ये सब किस में आएगा? ये मैंने आपको पढ़ाया था यूट्यूब पे ही, जो मैराथन थी उसी में पढ़ाया था। करप्शन होगा इसका आंसर, राइट? Question number 52. We often hear about money laundering as a rising crime in capitalist society. What kind of crime is it? Now यहाँ पर बहुत सारे students confused थे और थोड़ा सा doubt है भी। क्यों? क्योंकि जो NTA है उसने इसका आंसर दिया है B, that is corporate crime। ठीक है, अब कॉर्पोरेट क्राइम कब होता है? कॉर्पोरेट क्राइम होता है जब कंपनी का नाम आ रहा हो, कंपनी की वजह से कुछ हुआ हो। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से द आंसर शुड बी ऑर्गेनाइज क्राइम। सो आई थिंक यू गाइज कैन चैलेंज इट। इसका जो आंसर की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, और आंसर की कह रही हूँ, क्वेश्चन आईडी जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। अभी इस टाइम ना मैं 2:43 पे ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझसे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं बोलने में बिकॉज आई एम वेरी स्लीपी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम व्हाट काइंड ऑफ सॉलिडारिटी डिफाइंस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड आया है गाइस। ऑर्गेनिक, मैकेनिकल, क्या बोलूँ मैं एनटीओ को, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं एनटीए से, इतने आसान क्वेश्चन। ए होगा आंसर, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। क्वेश्चन नंबर 54। ना इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं एंड सीरियसली मुझे भी इसमें बहुत डाउट है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम अ क्लोज एंडेड टेबल। ना देखो, मैंने जितना सर्च किया, मैंने बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स की बुक भी देखी और मुझे जो बेस्ट सूटेबल आंसर लगा वो है मीन। अब आई डोंट नो कि मीडियन मोड होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी होगा, या नो क्लू बिकॉज मेरी स्टैटिस्टिक्स नॉलेज बहुत बुरी है, मुझे इसके बारे में थोड़ा और सर्च करना पड़ेगा। सो आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। एनटीए ने जो आंसर दिया है वो है बी, दैट इज मीडियन। आई डोंट नो क्या लॉजिक लगा दिया उन्होंने और मीडियन दे दिया। सो मेरे हिसाब से मीन होगा, और भी जगह मैंने सर्च किया तो मुझे मीन ही इसका आंसर दिख रहा था। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम देना है इसमें, मॉर्निंग में मैं इस क्वेश्चन को और सर्च करूंगी और फिर मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि क्या हो सकता है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। अब ये देखो, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नाउ ये क्वेश्चन कौन बच्चा नहीं करके आएगा, टेल मी, ये क्या किया है इन्होंने? द करेक्ट आंसर इज ए, ऑफ कोर्स। मैं समझ नहीं पा रही हूँ एनटीए क्या करना चाह रहा है, एनटीए का क्या लेवल है। पिछले 3-4 साल से मैं देख रही हूँ, नेट के पेपर हों चाहे सीयूईटी पीजी के हों, एनटीए का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। अगर तुम लोग गेट वगैरह के पेपर देखो ना, सीरियसली यू गाइज विल सी कि उनके पेपर का क्वेश्चन का कुछ लेवल है। अब देखो, ये एक नया थिंकर तुम लोगों को लगा होगा, रॉबर्ट ब्लाउनर, जिनको हम लोग एलिनेशन के टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में रॉबर्ट ब्लाउनर बात नहीं करते हैं, बाकी तीनों इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बात की है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4, बी, सी, डी, ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवियंस। डेवियंस क्या होता है? सो वी ऑल नो, हम लोगों ने लेबलिंग थ्योरी पढ़ी है और उसके हिसाब से डेविएंट वो भी हो सकता है जिसको सोसाइटी लेबल करती है, तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, Question number 58. What is operationalization of concept? Deciding how to do field work. Specifying the measurable indicators of a concept. Arriving at a relationship of variable या फिर arriving at a relationship of two concepts. The correct answer is B. I hope सबने B आंसर यहाँ पे दिया होगा, right? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से कि टर्निंग अ बिग आइडिया इनटू समथिंग सिंपल दैट यू कैन मेजर। यानी कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, उसको आप इजी करो और उसको इजी करके आप मेजर करने की कोशिश करो। ओके,
ना क्वेश्चन नंबर 59 अगेन इजी, सेंसस किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पता नहीं क्यों डायग्नोस्टिक यहाँ पे टिक करा। डायग्नोस्टिक कैसे होगा? कौन से लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चल रहा है सेंसस के ऊपर? मतलब तुम लोग क्या करते हो? दी करेक्ट आंसर इज सी ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंसस में हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, राइट? कि कितना पॉपुलेशन है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Now, question number 60, which of the following contributes to cultural change? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए। देखो, पूछ रहा है कि कौन से इसमें से फैक्टर्स हैं या यू कैन से ऑप्शंस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चरल चेंज में। कल्चरल चेंज मतलब कि जब कल्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हों। अब देखो, इन्वेंशन अगर होगा तो कल्चर में चेंज होगा, कुछ भी नया आएगा तो हमारे कल्चर को अफेक्ट करेगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर सब लोग इंटीग्रेटेड रहेंगे, खुशी से रहेंगे, तो कल्चर में ज़्यादा चेंज आएंगे ही नहीं, राइट? डिफ्यूजन में कल्चर में चेंज आते हैं, क्योंकि कल्चरल चेंज में क्या होगा? स्प्रेड होगा कल्चर, राइट? सो डिफ्यूजन में स्प्रेड होता है कल्चर, तो उससे भी कल्चरल चेंज होंगे। कुछ नया डिस्कवर होगा तब भी कल्चर में चेंज आएगा। सो ए सी डी विल बी आंसर हेयर। ओके, यहाँ पे बस कॉमन सेंस लगाना था थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन अगर होगा, सब लोग साथ में रहेंगे, इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो कल्चर में चेंज नहीं आएगा, राइट? प्लीज़ रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, 2026 में आएंगे, तो प्लीज़ गलत मत करना। थोड़ा सा कॉमन सेंस इन सब क्वेश्चंस में लगाना पड़ता है। ओके, ये कहीं भी तुम लोगों को लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई नोट्स इसके नहीं मिलेंगे। जितना पढ़ा है उसी को यूज़ करके ये सब अप्लाई करना पड़ता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 देखो, व्हाट आर खाप पंचायत? नाउ ये नया टॉपिक है, अभी तक कभी खाप पंचायत से क्वेश्चन नहीं आया था। सो खाप पंचायत जो है वो जाति पंचायत होती है, प्लीज़ रिमेंबर। और मैंने आई थिंक ये जामिया के किसी पेपर में मैंने कहीं डिटेल में बताया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी क्वेश्चन में मैंने ये कहीं पे भी एक्सप्लेन किया था, मुझे इतना याद है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, यहाँ पे अगेन कुछ कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है। तो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन वाले क्वेश्चन 2025 में इन्होंने बहुत पूछे हैं, राइट? और पहले भी पूछे हैं, लास्ट कुछ ईयर से भी इस तरह के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। सो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। मैच कर लेते हैं। इंसेस्ट का मतलब क्या है? टर्म डिस्क्राइब प्रोहिबिटिव सेक्सुअल रिलेशन विद इन किन्स, यानी कुछ ऐसे किन्स होते हैं, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनसे आप सेक्सुअल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, जैसे अपने फादर से, अपने मदर से, अपने भाई बहन से, राइट? टैबू क्या होता है? टैबू इज अ टर्म जो कहता है कि कौन से सोशल एक्शंस हैं जो बिल्कुल मना है, प्रोहिबिट है, राइट? फोकवेज का मतलब क्या होता है? कस्टमरी हैबिट ऑफ अ ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन में नॉर्म्स नहीं होगा, फोकवे होगा, राइट? कस्टमरी हैबिट में हमारा ड्रेसिंग सेंस भी आता है ना। लॉज में फॉर्मल कोडिफाइड रूल्स जो हमारे होते हैं वो लॉज होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। Now, question number 63, what kind of scientific knowledge is sociology interested in? Now, यहाँ पर बहुत सारे students confuse हो रहे थे कि क्या होगा आंसर। तो देखो, according to me, the answer should be 4. आप लोग इसको challenge कर सकते हो, क्योंकि normative science I don't think होगा यहाँ पे। Social science is the best suitable answer for sociology, right? General science भी नहीं होगा और common sense science तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? सो प्लीज़ इसको चैलेंज करना। और चैलेंज करने के लिए क्या करो कि कुछ स्टूडेंट्स अपना आपस में ग्रुप बना लो और जो भी क्वेश्चंस लग रहे हैं प्रॉब्लमैटिक उनको चैलेंज करो। ओके, मैं क्वेश्चन आईडी चैलेंज वालों की शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है? वैल्यू दैट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वैल्यू दैट इज एन एवरेज, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेज, या फिर एवरेज दैट प्रोग्रेस। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आई थिंक बी, ठीक है? 64 का जो आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है। आई डोंट नो वाई। अगर तुम लोग मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेज सर्च करोगे ना तो हर जगह तुम लोगों को मीन दिखेगा। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। सो ये भी चैलेंज वाला क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? मैं शेयर कर दूंगी क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन नंबर 65, as per census report during the year 1991-2011, there have been a decline in female infanticide but an increase in female feticide. क्या रीजंस हो सकते हैं इस शिफ्ट के कि 1991 से 2011 तक हमने ये देखा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड तो कम हो गए बट फीमेल फीटिसाइड बढ़ गए। तो इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्मॉलर फैमिली साइज इन अर्बन एरियाज, या फिर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो ए बी सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होंगे और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सो ये चीज याद रखना, दी करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज वर्टिकल सॉलिडारिटी इन विलेज? सो वर्टिकल सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? देखो, दी करेक्ट आंसर इज बी, टेम्परेरी कोऑपरेशन अक्रॉस जाति। जाति के बीच में जो टेम्परेरी कोऑपरेशन होता है वो होता है हमारा वर्टिकल सॉलिडारिटी। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस।
ये कहीं पर तो मेंशन था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द सोर्स, बट ये कहीं भी मैंने लाइन पढ़ी है. ओके, सो द करेक्ट आंसर आई थिंक विल बी बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. अब यहाँ पर देखो क्या है कि इन द ब्रॉडर एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात वी ऑफन फाइंड मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटीज हु हैव अडॉप्टेड एलिमेंट्स ऑफ ईच अदर कल्चर. व्हाट हैज बीन द प्रोसेस हियर. नाउ यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एनटीए ने वो दिया हुआ है सी. सो मेरे हिसाब से कल्चरल एसिमिलेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या लिखा है, लिखा है दे हैव अडॉप्टेड एलिमेंट्स ऑफ ईच अदर्स कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट किया है. सो आई थिंक द आंसर शुड बी बी, दैट इज कल्चरल अकोमोडेशन. ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कल्चर जो है वो गिव एंड टेक वाला चीज होती है. ठीक है, या फिर डिफ्यूजन में जैसे होता है, पर एसिमिलेशन में तो आइडेंटिटी ही लॉस हो जाती है. ऐसी तो कोई बात यहाँ पे की ही नहीं गई है. राइट, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन यू गाइस कैन चैलेंज. ओके, इसको भी मैं शेयर कर दूंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 68 देखो, नायर्स ऑफ केरला लिव इन तारावाद. व्हाट इज तारावाद. सो वी ऑल नो तारावाद एक रेजिडेंस है. राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, दैट इज रूल ऑफ रेजिडेंस. ओके, क्योंकि तारावाद जो है ना वो एक एंसेस्ट्रल होम है जिसको हम लोग कॉमन रेजिडेंस भी कहते हैं. सो उस लॉजिक से द आंसर शुड बी सेकंड. ओके, सिंपल अगर विकीपीडिया पे भी पढ़ोगे ना तो भी इसका आंसर मिल जाएगा. और CUET PG का जो आंसर की है एनटीए का उसमें भी बी ऑप्शन है, तो इट इज़ करेक्ट. ओके, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है. पहले कौन आया बाद में कौन आया, क्रोनोलॉजी में लगाना था. तो सबसे पहले आए हैं कार्ल मार्क्स, उसके बाद मैक्स वेबर. सो ACBD ये वाला ऑप्शन सेकेंड वाला जो है वो सही हो जाएगा. Now, question number 70. Which of the following software can be used for qualitative data analysis? ये भी easy था. NVivo होगा इसका आंसर. Stata और SPSS जो है वो quantitative के लिए यूज होते हैं. Okay? Now, question number 71. Who among the following used participant observation? तो ये question तो बहुत बार आ चुका है. Street Corner Society देखते ही आपको विलियम फुटवाइट पे क्लिक करना था. राइट, नाउ 72 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है, बट मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन सही है. क्यों, देखो यहाँ पर ना पनिशमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, और पनिशमेंट का जब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हम लोग पढ़ते हैं, बट रिमूविंग पैथोलॉजी हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, रिमूविंग पैथोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी मेडिकल उससे रिलेटेड है. तो इस वजह से ये क्वेश्चन ABC यहाँ पे सही होगा और D कट जाएगा. ठीक है, पनिशमेंट के टाइप्स अगर तुम लोग देखोगे ना तो वहाँ पे तुम लोग को रिट्रीब्यूशन, डिट्रेंस, रिहैबिलिटेशन और भी 2-4 दिख जाएंगे. सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज B, और एनटीए ने भी सही ऑप्शन दिया है इसका. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 73. मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट मॉडर्निज्म पे क्लास ली थी, और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो है A, कल्चरल ट्रेट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल तो होगा नहीं, मॉडर्निटी भी बिल्कुल होगा नहीं, मेंटल एटीट्यूड भी नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के मेंटल एटीट्यूड से हमें क्या मतलब. पोस्ट मॉडर्निज्म में कल्चरल ट्रेट हमें दिखते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, क्योंकि वहाँ पे राइज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, इंफॉर्मेशन अबंडेंस होता है. सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन शुड बी A, और ये बिल्कुल सही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, व्हेन एनालाइज्ड फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव डाइवोर्स इज अंडरस्टूड एज व्हाट. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो हम लोग तो हर चीज़ का फंक्शन देखते हैं, तो डाइवोर्स का भी यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, बट नहीं. द करेक्ट आंसर विल बी B, दैट इज डिसफंक्शनल. डिसफंक्शनल मतलब कि जो डाइवोर्स है वो सोसाइटी की स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करता है, ऐसा सोचते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि फैमिली को डिसरप्ट करता है डाइवोर्स. ओके, प्लीज रिमेंबर. सो द करेक्ट आंसर विल बी B. नाउ क्वेश्चन नंबर 75 एंड द लास्ट क्वेश्चन, थिक डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया था. आप देखो कितने कम क्वेश्चंस हैं जो आपके थिंकर बेस्ड रहे हैं, और कितने इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 3 और 4 में कंफ्यूज हो गए कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर होना चाहिए थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब, बट नो, द करेक्ट आंसर हेयर इज 3. मैंने सर्च किया था एंड
क्लिफर्ड गियर्स जो थिंकर हैं जिन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की है, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर की बात की है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी सी, और एनटीए ने भी ये सही बोला है। ओके, नाउ कुछ ही क्वेश्चन है, देखो 10-11 क्वेश्चन हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनमें डाउट है, चैलेंज करने वाले हैं, तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, आप लोगों को अपने एंड से देखना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड मेक श्योर दैट इसी वीडियो पे आप लोग अपना स्कोर बताइए, ठीक है। जितना भी आपका स्कोर है आप लोग इस पे बताइएगा, सो दैट मुझे और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि कितना स्कोर सबका आ रहा है। उस हिसाब से फिर हम लोग बनाएंगे अपना कट ऑफ कि कितना जा सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल तक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मेक श्योर दैट यू गाइज कॉमेंट एंड टेल मी योर स्कोर, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बेटर तरीके से कट ऑफ बता पाऊंगी। Okay, so that's it for today guys. I hope you liked today's class. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. And अभी फाउंडेशन बैच फिर से शुरू हो जाएगा 2026 का, तो जो लोग CUET PG 2026 के लिए प्रिपेयर करेंगे प्लीज़ लेट मी नो। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। क्वेश्चन आईडी मैं यहीं पे शेयर करूंगी, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, यहाँ पे जुड़ सकते हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना इसी वीडियो पे, ताकि एक जगह मुझे सारे स्टूडेंट्स के स्कोर मिल जाएँ। 2024 के स्टूडेंट्स ने भी सेम किया था, उन्होंने एक ही वीडियो पर अपने स्कोर बताए थे, तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो डू द सेम। ओके, चलो अब मैं जा रही हूँ, 3 बज गया है, तो बाय बाय, गुड नाइट।